हेलो एवरीवन, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट यूरिनरी सिस्टम। सो यूरिनरी सिस्टम बेसिकली जो भी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्टेज है उनको एक्सक्रीट आउट करता है बॉडी से। जो भी वेस्टेज प्रोडक्ट बनते हैं, सेल एंड टिश्यूज जो यूज़ कर रही है गैसेस को या जो भी कुछ बनाती है, उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए हमारा रहता है यूरिनरी सिस्टम। रीनल सिस्टम भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि मेजरली जो एक्सक्रीशन होता है वो किडनी के थ्रू ही होता है। ठीक है। So renal system, urinary system और excretory system, these all are the same. So urinary system के जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो होती है किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। ये सारे कंपोनेंट मिलके बनाते हैं यूरिनरी सिस्टम। सो यूरिनरी सिस्टम का अगर हम डायग्राम देखें तो इस तरीके से है। तो इसमें क्या है, 2 पैड्स में किडनी प्रेजेंट है। किडनीज क्या कर रही है, फॉर्मेशन करवा रही है यूरिन का, फिर यूरिन फॉर्म होके यूरेटर्स के थ्रू चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, एंड यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ चला जाता है, यूरिथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो दिस इज द यूरिनरी सिस्टम, सिंपल और बेसिक टाइप। सो अब इसके अंदर क्या है, अगर इसमें क्या होता है कि अगर हम लोकेशन की बात करें किडनीज की, तो किडनीज जो है 2 पेड्स में प्रेजेंट है और लोकेटेड रहती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में। और ये क्या है, इसका वेट होता है 150 ग्राम इन एडल्ट, एंड ये जो है वो राइट साइड में जो है, राइट साइड की किडनी वो पोस्टीरियर प्रेजेंट रहती है लीवर के, एंड लेफ्ट साइड किडनी पोस्टीरियर टू द स्प्लीन, स्प्लीन के पीछे। पोस्टीरियर मीन्स पीछे एंड एंटीरियर मीन्स आगे। पोस्टीरियर को हम डोर्सल भी बोल सकते हैं, एंटीरियर को हम वेंट्रल भी बोल सकते हैं। सो पोस्टीरियर टू द लीवर कौन सी है, राइट किडनी, एंड पोस्टीरियर टू द स्प्लीन इज ए लेफ्ट किडनी। सो राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी, क्योंकि लीवर उस स्पेस, वो जो स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई करता है, लीवर को स्पेस ज़्यादा चाहिए, उसके पोस्टीरियर साइड में हमारी राइट किडनी प्रेजेंट रहती है। सो किडनीज का अगर ग्रॉस स्ट्रक्चर अगर हम देखें, उसको लॉन्गिट्यूडली कट करें तो इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर अंदर की साइड में दिखाई देता है। तो इसके ग्रॉस स्ट्रक्चर में 3 मेजर इसके रहते हैं कंपोनेंट। फर्स्ट है फाइब्रस कैप्सूल, जो आउटर मोस्ट सपोर्टिव लेयर होती है किडनी की, वो होती है फाइब्रस कैप्सूल। रीनल कॉर्टेक्स सेकेंड मोस्ट, जहाँ पे मतलब इतना कुछ प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे पैल येलोइश कलर में रहता है, यहाँ पे इतनी स्ट्रक्चर्स मेजरली तो कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट रहती है। और रीनल मेड्यूला, मेड्यूला के अंदर मेजर जो यूरिन फॉर्मेशन या जो मेजर स्ट्रक्चर्स है वो प्रेजेंट रहते हैं। सो ये ग्रॉस स्ट्रक्चर में मेजर 3 स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहे हैं। तो आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर है किडनी की, रीनल कॉर्टेक्स आउटर सेकंड, एंड देन इनर मोस्ट जो है वो हमारा रीनल मेड्यूला होता है। ठीक है। और यहाँ से एक हाइलम, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हाइलम बोलते हैं। हाइलम से जो है वो जो रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन्स जो है एंटर करती है किडनी में, और यूरेटर्स, रीनल वेन निकल रही है बाहर, और यूरेटर भी यहाँ से हाइलम के थ्रू ही बाहर की तरफ निकलता है किडनी से, और आर्टरी अंदर की तरफ जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये किस वजह से होती है, ये जो है ट्यूब्स जो होती हैं ट्यूब्यूल्स किडनी की, वो सब इकट्ठा होके इस तरीके से पिरामिड का फॉर्मेशन कर लेती है। और यहाँ पे प्रेजेंट है ये जो पिरामिड की टिप पे है उसको हम बोलेंगे माइनर कैलिक्स, एंड इसके बाद में जो ये कंबाइन होके होता है वो मेजर कैलिक्स, एंड देन रीनल पेल्विस। तो हम जब देखते हैं इसमें इस तरीके का ये स्ट्रक्चर दिखता है ग्रॉस लॉन्गिट्यूडनल, या इसको ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी भी बोलते हैं। अब जो यूरिन फॉर्म हो गया तो वो किस तरीके से एक्सक्रीट आउट होता है, सबसे पहले वो पिरामिड की टिप से कहाँ पे जाएगा, माइनर कैलिक्स में, और 2 to 3 माइनर कैलिक्स मर्ज होके बनाएंगे मेजर कैलिक्स, और वहाँ से मेजर कैलिक्स में जाएगा फिर रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से जाएगा यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरिथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा यूरिन। ओके। सो दिस इज द वे ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन। इस तरीके से हमने देख लिया। अब इसमें क्या है, मेजर जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, वो होता है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही मेजर इसका यूरिन का फॉर्मेशन करवाता है, और जो भी मेजर इसकी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है नेफ्रॉन। ठीक है। नेफ्रॉन का अगर स्ट्रक्चर देखिए तो इस तरीके से इसका एक स्ट्रक्चर रहता है, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहती है इसमें। यहाँ पे ये है ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी,
इसमें है एफरेंट आर्टरियोल जो कि एंटर कर रही है, इफरेंट आर्टरियोल जो कि इस तरीके से यहाँ पे ब्लड एंटर होके एफरेंट से निकलता है, एफरेंट से एंटर हुआ, इफरेंट से निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मेजर ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जो बोमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पे मेजर फिल्ट्रेशन का काम होता है। जो भी प्लाज्मा में एक्सक्रीट या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका फिल्ट्रेशन होता है और यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हेनले, उसकी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब, और ये है डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेजर स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। तो अब नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, तो इसका जब हम यूरिन फॉर्मेशन देखते हैं तो मेजर नेफ्रॉन्स ही उसमें हेल्प करते हैं। तो अब रीनल ब्लड फ्लो का अगर हम बात करें तो रीनल ब्लड फ्लो जो है रीनल आर्टरी के थ्रू होता है, मेजरली राइट एंड लेफ्ट रीनल आर्टरी। राइट जो एब्डोमिनल अयोर्टा है उससे डायरेक्ट ब्रांच निकलती है, राइट एंड लेफ्ट रीनल आर्टरी, जो राइट वाली चली जाएगी राइट किडनी में एंड लेफ्ट ब्रांच चली जाएगी लेफ्ट किडनी को सप्लाई करने के लिए। सो रीनल आर्टरी से फिर जाता है सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी से इंटरलोबर आर्टरी, देन आर्कुएट आर्टरी एंड देन इंटरलोबुलर आर्टरी, एफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलर कैपिलरी, इफरेंट आर्टरियोल, देन अगेन वो स्टार्ट हो जाता है इसका जो हमने देखा था सबसे पहले रीनल आर्टरी से कहाँ गया, सेगमेंटल आर्टरी, देन इंटरलोबर आर्टरी, देन ये जाएगा आर्कुएट आर्टरी, देन जाएगा इंटरलोबुलर आर्टरी, एफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलर कैपिलरी, यहाँ से फिर चले जाएगा इफरेंट आर्टरियोल, देन ये जो है वो अपोजिट स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से आर्कुएट वेन स्टार्ट होगी, देन इंटरलोबर, सबसे पहले हमारा होगा इंटरलोबुलर वेन, आर्कुएट वेन, इंटरलोबर वेन, देन सेगमेंटल वेन, फिर हमारे आ जाएगी रीनल वेन, और ये जाएगी इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट को चला जाएगा जो भी डीऑक्सीजनेटेड या वेस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चला जाएगा इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में, और वहाँ पे हार्ट में जाके क्या हो जाएगा ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेशन होके लेफ्ट एट्रियम में, ये जो हमने कार्डियक साइकिल में पढ़ते हैं वो मेजर ये सारा प्रोसीजर जाके वहाँ मिल जाएगा ये सारा हार्ट इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, ठीक है। सो ये होता है रीनल सप्लाई, रीनल ब्लड सप्लाई, जिसमें वेनस सिस्टम देख लिया और आर्टेरियल सिस्टम भी हमने देख लिया। अब मेजर इसके अंदर हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं, इसके फंक्शंस ऑफ किडनी के जो मेजर फंक्शन हैं वो एक है हमारा यूरिन फॉर्मेशन, सेकंड इज यूरिन फॉर्मेशन, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड एंडोक्राइन फंक्शन। ये जो मेजर फंक्शन होता है किडनी के, और पीएच बैलेंस करने का, ठीक है, मेंटेन द पीएच या बफर सिस्टम को मेंटेन करके रख रहा है। सो यूरिन फॉर्मेशन का अगर हम बात करें तो इसमें 3 स्टेप होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन एंड रीएब्जॉर्प्शन। सो यहाँ पे क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे जैसे ब्लड प्लाज्मा ब्लड आया, इसकी ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो है वो सप्लाई कर रही है इसको बोमेन्स कैप्सूल को, ये रीनल आर्टरी की ही ब्रांच है। तो ये क्या कर रही है, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है प्लाज्मा के अंदर वो वेस्ट प्रोडक्ट वो फिल्टर होके ग्लोमेरुलर कैप्सूल के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, पीसीटी के अंदर, पीसीटी से फिर लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, और यहाँ से चला जाता है अपना यूरिन एक्सक्रीट आउट होने, ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है, यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है यहाँ पे। तो ये तो हो गया फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो है इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये किस पे डिपेंड होती है, यहाँ पे 4 तरह के फोर्सेस या प्रेशर लगते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी का वो होता है 45 mmHg, जो कि मेजरली इसको फेवर करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे इस साइड में प्रेशर लगता है और जो वो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिल्टर्ड होते हैं। इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, जो किडनी के अंदर होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है क्योंकि ये प्रेशर्स के थ्रू हो रहा है।
फिर यहाँ पे जैसे ही वो हाइड्रोस्टैटिक, इसमें जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो तो इसको क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है, बट जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है जो कि प्रोटीन्स की वजह से लगता है, एल्बुमिन वगैरह, वो इसको अपोज करता है। इस तरीके से लगता है ऑन्कोटिक प्रेशर अंदर की साइड, और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बाहर की साइड लगता है, जो कि है 45 mmHg, एंड ऑन्कोटिक प्रेशर होता है 25 mmHg। और यहाँ पे वोमेंस कैप्सूल का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो 10 mmHg है, ऑन्कोटिक प्रेशर 0 है। तो ये इतना अफेक्ट नहीं करता। मेजर जो आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बनाएगा वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही फॉर्म करता है, जिससे क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है ट्यूब्यूल्स में आ जाते हैं। फिर आपका स्टार्ट होता है रीएब्जॉर्प्शन। इस तरीके से ये जो आर्टरी है, एफरेंट आर्ट्रियोल से इंटरलोब्युलर वगैरह जो आर्टरीज आती है, उससे क्या होता है, जो भी यहाँ पे कई बार क्या होता है, गलती से कुछ अच्छा या मतलब जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो भी एक्सक्रीट या फिल्टर हो जाता है, उसको क्या किया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है किडनी के थ्रू। यहाँ पे वेरियस मैकेनिज्म वर्क करते हैं जिसके थ्रू रीएब्जॉर्ब हो जाता है वो जो भी आयन मॉलिक्यूल्स वगैरह जो भी है, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन वगैरह, उनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब कई बार क्या होता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से फिल्टर होने के बजाय क्या हो जाते हैं, ब्लड के साथ ही आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, तो उनको क्या कर लिया जाता है, उनका सिक्रीशन होता है यहाँ पे, उनको सिक्रीट करना जरूरी है क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे सिक्रीशन होता है, तो वो यहाँ से फिर कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट ट्यूब्यूल में चला जाता है, और जो अच्छे वाले प्रोडक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं गलती से वो फिल्टर हो गए, उनको क्या कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वापस से वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं रीएब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू। तो इसको बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ओके, ये मेजर आपका यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे करवा रही है किडनी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये 3 मेजर स्टेप है इसके अंदर। नाउ द वाटर रेगुलेशन। वाटर रेगुलेशन जो है वो पेसिव मूवमेंट होता है, जो पीसीटी लूप ऑफ हेलने डीसीटी के अंदर। पेसिव मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं हो रही है, अपने आप जो है वाटर, कई आयंस का रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, उसके साथ वाटर भी साथ साथ में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। बट कलेक्टिंग ट्यूब्यूलर या कलेक्टिंग डक्ट में जो है एडीएच हार्मोन जो है वो एक्ट करता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल के यहाँ पे एक्ट करेगा। जब क्या कई बार क्या होता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में हमें बॉडी को चाहिए ज़्यादा वाटर, तो वो कई बार क्या करता है, वो स्वेटिंग भी कम करता है, बॉडी के अंदर ऐसे मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं जिससे कि ब्लड लॉस को बचाया जाए, क्योंकि उस पर्सन में डिहाइड्रेशन की कंडीशन चल रही है। तो ब्लड लॉस को बचाने के लिए एक तो स्वेटिंग कम करनी होगी, और यूरिन के अंदर जो वाटर एक्सक्रीट हो रहा है उसको भी कम करना होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है, उसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है, वाटर कंटेंट कम होता है। और कई बार एक्सेसिव हम जब वाटर पी लेते हैं तो कई बार क्या होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंडीशन आ जाती है, जब हम बार बार में वाटर इनटेक करते हैं या ज़्यादा मात्रा में वाटर इनटेक कर रहे हैं। तो इसका एडीएच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एडीएच क्या करता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में यहाँ पे एक्वापोरिन्स चैनल्स बनाता है, जो कि क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, डायरेक्ट रीअब्जॉर्प्शन होता है एडीएच के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, डिहाइड्रेशन या जब भी बॉडी के अंदर नीड होती है वाटर की इसको, तो वो वाटर रेगुलेशन इस तरीके से वर्क करता है। नाउ द रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन में सोडियम एंड क्लोराइड जो है वो बीपी रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है ट्यूब्यूल्स में कई तरीके के मैकेनिज्म के थ्रू। ये आपको मेजर याद रखना है कि इनके फंक्शन में सोडियम एंड क्लोराइड, और उसमें हमने देख लिया था एडीएच वर्क कर रहा था रेगुलेशन ऑफ वाटर के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन में जब सोडियम एंड पोटेशियम का जो वो है रीअब्जॉर्प्शन, वो मेजर रोल प्ले करता है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में। उसके लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं रास, RAAS, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इस पर शॉर्ट नोट आता है काफ़ी बार एग्जाम में, आपके वाइवा में भी पूछ सकते हैं। तो रास मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सोडियम एंड पोटेशियम के इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। इसमें क्या होता है, जो
ये होती है आपके जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस जो है उसमें जेजी सेल्स प्रेजेंट रहती है। जेजी सेल से रिलीज होता है आपके रेनिन एंजाइम होता है, वो रिलीज होता है, वो वर्क करता है एंजियोटेंसिनोजन जो कि प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिवेट फॉर्म में रहता है, उसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करके वो क्या रिलीज, अब एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि लंग्स के थ्रू रिलीज होता है वो आता है। और ये एंजियोटेंसिन 2 है, ये वर्क करता है एडिनल ग्लैंड जो है वो सुपीरियर ऑफ द किडनी प्रेजेंट रहती है, स्टेरॉइड हार्मोन मेजरली रिलीज करवाती है ये, तो इस पे वर्क करेगा एडिनल कॉर्टेक्स पे, वहाँ से एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाएगा जो कि सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। सो ये इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर दोनों का बैलेंस कर रहा है, ठीक है। रास सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्वेश्चंस बनता है इसमें, ठीक है। नाउ द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में एक तो रेनिन आ गया क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके हार्मोन को ही रिलीज करवा रहा है, एंडोक्राइन के अंदर हार्मोन रिलीज मेन इंपॉर्टेंट है। और एक आपका होता है इरिथ्रोपोइटिन, किडनी के थ्रू इरिथ्रोपोइटिन एक एंजाइम या एक हार्मोन रिलीज होता है, एंजाइम नहीं कह सकते हैं उसको, हार्मोन ही बोलेंगे। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि क्या करता है, इरिथ्रोपोइसिस करवाता है। इरिथ्रोपोइटिन नाम से पता चल जाएगा, इरिथ्रोपोइसिस मीन्स आरबीसी का फॉर्मेशन करवाएगा। तो ये जाके जो इरिथ्रोपोइसिस की मेजर मैकेनिज्म होता है वहाँ पे वर्क करता है, बोन मेरो पे जाएगा, बोन मेरो पे जो प्रोजेनेटर सेल्स या स्टेम सेल है उनके जनरेशन को इंक्रीज करता है या हेल्प करता है इरिथ्रोपोइटिन, और इरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज करवाता है। तो इसी तरीके से हम कई बार देखते हैं ना, किडनी पेशेंट जो होते हैं वो एनीमिक भी होते हैं, या एनीमिया जिनके अंदर होते हैं उनमें किडनी प्रॉब्लम या किडनी में इन्फेक्शन वगैरह का कुछ चांसेस रहते हैं, क्योंकि रिलेटेड है ये। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आरबीसी फॉर्मेशन करवा रहा है, तो क्रॉनिक रीनल डिजीज में एनीमिया के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब पीएच बैलेंस ये करवाता है बफर सिस्टम के थ्रू H+ आयन का एब्जॉर्प्शन सेक्रेशन करवा के, रीएब्जॉर्प्शन सेक्रेशन के SCO3 बाइकार्बोनेट वगैरह, इस तरीके से ये बफर सिस्टम तरह काम करता है। किडनी पीएच बैलेंस करवाता है। मेजर आपको इसके फंक्शंस याद रह जाए ना इस तरीके से, यूरिन फॉर्मेशन, रेगुलेशन ऑफ वाटर, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंडोक्राइन फंक्शन, पीएच बैलेंस, ये आपको मोटे मोटे याद रहना चाहिए। आपको इनके अंदर का अपने आप याद आ जाएगा कि किस तरीके से ये करते हैं, अगर आपने अच्छे से समझा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये फंक्शंस के बाद में हम देखेंगे कि मैच्योरेशन, एक मैच्योरेशन होता है। मैच्योरेशन का मतलब होता है पासिंग द यूरिन को पास करने की जो आती है उसको मैच्योरेशन बोलते हैं। इसके अंदर मैच्योरेशन रिफ्लेक्स मेजरली हेल्प करता है। मैच्योरेशन रिफ्लेक्स कब जनरेट होता है और कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या कर रहा है, यहाँ पे यूरेटर से जो यूरिन आया है वो कहाँ पे कुछ टाइम के लिए यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। इसमें क्या होता है, 150 ml जो है यूरिन स्टोर हो गया यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। 150 ml पे फर्स्ट अर्ज ऑफ यूरिनेशन जनरेट होती है, जिसमें हम कई बार लगता है ना कि अब हमें वॉशरूम जाना चाहिए, वो पहली अर्ज होती है, बट हम उसमें नहीं जाते क्योंकि कोई काम कर रहे हैं, बिजी है, तो हम सोचते हैं थोड़ा रुक के चले जाएंगे। तो फिर क्या होता है, 400 ml जब ये फिल हो जाता है ब्लैडर, तब क्या होती है, लास्ट स्टेज ऑफ मैच्योरेशन, मतलब अब तो आपको उसको यूरिन पास करना ही पड़ेगा वरना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। सो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है यूरिनरी ब्लैडर की 400 ml। यहाँ पे डिट्रूजर मसल्स होती है यूरिनरी ब्लैडर की, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है। इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो है वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री है, और एक्सटर्नल वॉलेंट्री, कुछ हद तक वॉलेंट्री है एक्सटर्नल भी,